हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अभी तक हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के कौन कौन से होते हैं वो सब मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए हुए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमारे बिजनेस करने के उद्देश्य क्या है, किन ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखकर हमें बिजनेस करना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट जो होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मीन्स हमें क्या करना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? मनी अर्न करना। ठीक है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए तो हम काम करते हैं ना। ठीक है ना, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? वो रिलेटेड है हमारी पैसों से लेकर कि हमें पैसा कमाने के लिए कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ठीक है, किन किन चीज़ों को माइंड में रख के हम बिजनेस करते हैं। सेकंड जो है हमारा टॉपिक सोशल ऑब्जेक्टिव। जिस तरह से एक बिजनेस करने के बाद हमें पैसा अर्न करना है, हमारे पास पैसा आना चाहिए, लेकिन हमारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी तो होते हैं, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है सोसाइटी के लिए हमारे पास। ठीक है ना, तो उसमें हमें क्या करना होता है? उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी सोसाइटी को या हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे हमारे काम करने से। ठीक है, तो चलिए इसी को हम डिस्क्राइब करते हैं अभी। तो सबसे पहले आते हैं हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है अर्निंग प्रॉफिट। जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट। हमें अर्न तो करना ही है। हमें बिजनेस किस पर्पज से कर रहे हैं? हम बिजनेस किस पर्पज से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अर्न करने के लिए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट यानी कि हम कभी भी बिजनेस करते हैं तो हमारा पर्पस क्या है बिजनेस करने का? हमें बिजनेस करना है पैसे अर्न करने के लिए, अपने लाइवलीहुड अर्न करने के लिए हम काम करते हैं ना। हमें अदरवाइज काम करने की जरूरत क्या है? हमें उसके बदले रिवॉर्ड चाहिए, कुछ पैसा चाहिए जिसके लिए हम काम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा अर्निंग प्रॉफिट। सेकंड, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। सर्चिंग न्यू कस्टमर्स यानी कि हमारे जो न्यू कस्टमर्स है उनको सर्च करना। अब बिजनेस है, बिजनेस में ऐसा तो नहीं होता आज मैंने बिजनेस किया और मेरे कुछ कस्टमर्स हो गए। सपोज मैंने एक चॉकलेट बनानी स्टार्ट की। ठीक है, वो चॉकलेट बनानी स्टार्ट की तो उसको खरीदने वाले मेरे पास 10 कस्टमर हो गए। अभी मुझे उससे प्रॉफिट भी आ गया। ठीक है ना, तो अब ऐसा तो नहीं ना मैं उन्हीं 10 के भरोसे बैठी रहूंगी कि वो उनको जब रिक्वायरमेंट होगी मेरा प्रोडक्ट वो परचेज करेंगे और तभी मेरी अर्निंग होगी। नहीं, मेरा अब सेकंड काम क्या है? सेकंड ऑब्जेक्टिव है मेरा क्या करना है? मुझे नए कस्टमर्स को सर्च करना है। ठीक है, बिजनेस का उद्देश्य होता है नए नए कस्टमर्स बनाना। ठीक है, जितने ज्यादा कस्टमर्स एक बिजनेस के अंदर जुड़ते हैं उतनी ही उस बिजनेस की एक्सपेंशन होती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है हमारा इनोवेशन। इनोवेशन, अब इनोवेशन हमें क्या बताता है? अब हमने प्रोडक्ट बना लिए, जैसे मैंने आपको अभी चॉकलेट का एग्जांपल दिया था। मैंने चॉकलेट बनाई, मैंने डार्क चॉकलेट बनानी स्टार्ट की। अब मेरी डार्क चॉकलेट अच्छे से बिक रही है मार्केट में, है ना। अब मैंने सोचा कि अच्छा मैं एक ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की चॉकलेट निकालती हूँ या मैं पान फ्लेवर की चॉकलेट निकालती हूँ मार्केट में। ठीक है, तो ये क्या है? ये है इनोवेशन। ठीक है ना, तो अब क्या है? मेरे पास मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया पहले, अभी मेरे पास नए नए कस्टमर्स भी आने शुरू हो गए। अब हर एक बिजनेस के अंदर मतलब एक लेवल तो आता है ना कि जब आपके कस्टमर नए भी आ गए, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो अब आपको और ग्रोथ की जरूरत है। और ग्रोथ करने के लिए आप क्या करोगे? अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करोगे। अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने अब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लॉन्च कर दिया मार्केट में। जिस तरह से आप देखोगे कैडबरी चॉकलेट मार्केट में बिकती है तो उसके कितने सारे फ्लेवर्स आते हैं पहले, लेकिन सब बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आप याद करो तो सिर्फ डेयरी मिल्क आती थी, लेकिन अब फ्रूट एंड नट्स भी आता है, कोई क्रंची भी आता है, उसकी बबली चॉकलेट भी आती है, सिल्क भी आती है। ठीक है, इतने सारे वेरिएंट्स किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट में धीरे धीरे इनोवेशन करनी स्टार्ट करी और मार्केट में उसकी जगह बनाई और लोगों ने उसको पसंद किया, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट अर्न किया और उस कंपनी की ग्रोथ बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमने जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें, हमारा कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना जाए।
एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ठीक है। आपके घर में आपको स्कूल प्रोजेक्ट के लिए टीचर ने बोला कि आपको ये 10 या 12 पेज आपको प्रिंट आउट निकाल के लाने हैं, और ये फ्रिक्वेंटली ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक प्रिंटर घर पे ही ले लेते हैं हमें, ठीक है। आपने वो प्रिंटर घर पे लगा लिया। अब प्रिंटर लगाने के बाद आपने एक रिम, जो बंच होता है पेपर्स का, जो पूरा पैकेट आता है उसको हम रिम बोलते हैं, ठीक है ना, वो रिम आपने लाके रखी। अब वो रिम में 100 पेजेस हैं। अब आपको 100 पेजेस प्रिंट आउट निकालने चाहिए थे जो स्कूल के काम के लिए थे, जिस पर्पस के लिए आपने खरीदा। अगर आप उसमें से टाइम पास करने के लिए प्रिंट आउट्स निकालते जा रहे हो, अपने पेपर वेस्ट करते जा रहे हो, तो वो क्या है, वो एक लॉस है। किसका लॉस है, आपका लॉस है, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर थोड़ा सा बड़े लेवल पे देखते हैं। अब ये क्या है, बिजनेस का लॉस है। अगर बिजनेस का लॉस होगा तो उससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी को भी तो लॉस होगा ना, हमारे एनवायरमेंट खराब हो रहा है क्योंकि पेपर ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमें उसे ऑप्टिमम यूज करना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो पेपर हो, या हमारे पास कोई भी असेट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है। वेस्ट नहीं होना चाहिए, वेस्टेज 0 होनी चाहिए, ऐसा बिजनेस के अंदर मानकर चलते हैं, कोशिश करते हैं कि रिसोर्सेज हमारे वेस्ट ना हो, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद है अब हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे सोसाइटी को जो बेनिफिट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी सोसाइटी को नुकसान ना हो। तो फर्स्ट है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी कि हम मार्केट के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करें, ठीक है। अगर हम बेकार प्रोडक्ट या उसमें कुछ एडल्ट्रेशन करके, यानी उसमें कुछ मिलावट करके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी ना, वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है, कि हमें गलत प्रोडक्ट नहीं बेचना। हमें अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाकर प्रॉफिट अर्न करना है। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और एक सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि हमें अपने प्रोडक्ट को गलत तरीके से नहीं बेचना है। जैसे अभी कुछ प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग अगर हमने गलत तरीके से कर दी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में हम कुछ और दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट में एक्चुअली है कुछ और, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई हेयर फॉल शैम्पू है, मैं उसको मार्केट में, अब वो एडवर्टाइजमेंट में आ रहा है कि इससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, तो एक्चुअली में रुकना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, वो नहीं रुकता, तो वो क्या है, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, यानी गलत तरीके से ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो ये है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस का थर्ड ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मीन्स क्या, अब बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, तो कई तरह के लोग होते हैं, स्किल्ड भी होते हैं, अनस्किल्ड भी होते हैं, यानी कि जिनको कोई स्पेशल स्किल आता है वो भी होते हैं और जिनको कुछ स्पेशल स्किल नहीं आता वो भी होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं, जनरल लाइफ में आप यूज़ करते हो। जैसे कि आपको अपने घर पे कोई दीवार बनवानी है, तो आप किसको लेकर आओगे, एक मिस्त्री लाओगे, उसके साथ में एक हेल्पर होगा। तो जो मिस्त्री है, जो परफेक्ट काम कर रहा है, वो क्या है, स्किल्ड लेबर है, ठीक है, और जो उसका हेल्पर है वो अनस्किल्ड लेबर है। तो इसी तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग बिजनेस में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लोगों की जरूरत होती है। तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे मार्केट में और मार्केट से लोगों को हायर करे, जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और सोसाइटी का वेलफेयर होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारे पास वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज क्या बताता है, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज मीन्स अभी बिजनेस के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, एक ऑफिस के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन्हें हमें अच्छी जो सैलरी बनती है उतनी सैलरी देनी चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए पीने का पानी नहीं है, साफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो और उनको अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए, पंखे प्रॉपर होने चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। हेल्थ बेनिफिट्स होने चाहिए कि कभी किसी को चोट लग जाती है तो उसके लिए कुछ इंतज़ाम होना चाहिए ऑफिस में। तो इस तरह से बहुत सारी कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को देनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए ये सब काम करने चाहिए। क्लियर माय पॉइंट? किसी पॉइंट में डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते जाओ और
शेयर करते जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स क्या है हमारी, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं और उसके साथ साथ क्या है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इंडस्ट्री के अंदर से यानी फैक्ट्री के अंदर से निकलने वाला जो धुआं है वो क्या कर रहा है, पॉल्यूशन फैला रहा है, ठीक है। तो वो हमारा आता है सोशल प्रॉब्लम के अंडर, ठीक है ना। सोशल प्रॉब्लम सेकंड है, अब क्या है, आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, आपके ऑफिस में आ रहे हैं, अब वो अलग अलग गाड़ियों से आ रहे हैं, तो क्या है, उससे नॉइज़ पॉल्यूशन भी हो रहा है, उससे एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो ऐसे कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर दो कि उनको कैब फैसिलिटी दे देते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कि आपको घर से लाने ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस की है। तो उसमें क्या है, एक कार के अंदर या एक बस के अंदर वो सारे एम्प्लॉयज़ जो एक एरिया में रहते हैं वो जा सकते हैं, जिससे क्या है कि नॉइज़ पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की छोटी छोटी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अब एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट आप सोसाइटी में डोनेट कर दें, ठीक है ना, जिससे कि उनको बेनिफिट मिलेगा, पुअर लोगों को बेनिफिट मिलेगा, कुछ डोनेशन दे दे, कुछ वृद्ध आश्रम में दे दे, कुछ ऑर्फनेज में दे दे, या किसी भी तरह से सोसाइटी में कुछ अमाउंट डोनेट करे जिससे कि सोसाइटी का वेलफेयर हो। ये एक एम्प्लॉयर की यानी एक बिजनेसमैन की ड्यूटी बनती है, ठीक है, कुछ ना कुछ डोनेशन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में समझाया, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताना है आपको, ठीक है। मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, आपको उसका रिप्लाई करूंगी, उसमें सॉल्व होगी तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और लाइक करते जाओ, वीडियो पसंद आ रही है तो। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अभी हमने क्या पढ़ा, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस, और उसका जो मेन काम है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, अच्छा ठीक है ना, प्रॉफिट अर्न करना। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एक रिवॉर्ड होता है। अगर किसी को प्रॉफिट नहीं होगा बिजनेस करने के बाद तो कोई क्यों बिजनेस करेगा। अगर मुझे ही पता है कि मैं अगर ये फैक्ट्री लगा रही हूँ और उसके बाद तो कुछ हो रहा ही नहीं है, मेरे पास कुछ आएगा ही नहीं, तो मैं मेहनत क्यों करूंगी उस पर, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट का क्या रोल होता है, किस किस चीज़ों के लिए हमें उस अमाउंट की जरूरत होती है जिसके लिए हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी कि जितना भी हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, उसमें से जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है या जो टोटल एक्सपेंसेस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उनको लेस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आता है। यानी कि 100 रुपये इनकम आ रही है और उसमें से 80 रुपीज़ जो है वो हमें टोटल कॉस्ट है हमारी, माइनस कर देंगे तो 20 रुपीज़ प्रॉफिट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए प्रॉफिट फर्स्ट क्या है, रिटर्न टू इन्वेस्टर। किसी भी, अभी मैंने बताया, किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करता है कोई भी इंसान, वो इसीलिए करता है ताकि उसको रिटर्न मिले उससे, ठीक है ना। हम अगर शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं तो हम किस लिए लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो। अब हम वो क्या हो गए, हम इन्वेस्टर हो गए क्योंकि हमने उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, तो मुझे उससे कुछ प्रॉफिट मिलेगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए मैंने जो है उसमें इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या करता है, प्रॉफिट का रोल क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न है, उनको रिटर्न मिलती है जो कि इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करता है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। सेकेंड इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मीन्स वो डिपार्टमेंट जो कि प्रोडक्ट्स की रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करता है। यानी कि हमारा एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था चॉकलेट का, तो अब मैंने डार्क चॉकलेट बनानी स्टार्ट की, ठीक है। अब डार्क चॉकलेट बनाने के बाद मुझे लगा कि मैं स्ट्रॉबेरी बनाती हूँ, तो मैंने स्ट्रॉबेरी भी लॉन्च कर दी मार्केट में। अब वो स्ट्रॉबेरी चॉकलेट जो है उसे लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो काम कौन करता है, वो काम करेगा रिसर्च डेवलपमेंट। वो अपनी रिसर्चेस के हिसाब से जो सर्वेस करते हैं उसके हिसाब से उनको पता चलेगा कि हाँ हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा बिक रहा है, उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसके क्या रिव्यूज़ हैं, ठीक है, वो सब हमें पता करना होता है। तो वो कौन करता है, वो करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। अब रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि हमारी डार्क चॉकलेट ज़्यादा बिक रही थी और स्ट्रॉबेरी
के कस्टमर्स थोड़े से कम हैं। तो अब ये रिसर्च आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम सोचेंगे कि हम इस प्रोडक्ट के अंदर क्या और इनोवेशन कर सकते हैं, क्या और डेवलपमेंट कर सकते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा बिक जाए, उसको भी लोग उतना ही पसंद करें, ठीक है ना। तो ये अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो ही तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाएंगे। अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, इनकम नहीं है, तो क्यों कोई R&D डिपार्टमेंट बनाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं, और वो प्रॉफिट हमें जो आता है, यानी जो हमारी इनकम आती है, वो हमारी हेल्प करती है R&D डिपार्टमेंट ओपन करने के लिए, जो कि सारी रिसर्च करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है तो हम और पैसा इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, फिर और पैसा आएगा तो हम और पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हम अपने बिजनेस को इसी तरह से बढ़ाएंगे। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हल्दीराम का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। अब हल्दीराम क्या है, पहले एक शॉप हुआ करती थी हल्दीराम की। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मिठाइयाँ बेचनी शुरू करी, अपनी नमकीन बेचनी शुरू करी, या जो भी प्रोडक्ट उनका आता था, ठीक है, वो उन्होंने स्टार्ट किया बेचना। तो उसके बाद उनका प्रोडक्ट अच्छा बिकने लगा, तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, पैसे तो आ रहे हैं, एक दुकान और खोल लेते हैं। थोड़ी सी दूर जाके उन्होंने एक दुकान और खोल ली, उनको फिर प्रॉफिट होने लग गया, लोगों ने पसंद किया उनकी चीज़ को। फिर उन्होंने एक और दुकान खोली, फिर एक और दुकान खोली, एक स्टेट में खोली। अब उसके बाद उन्होंने सोचा नहीं, मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग सिटीज़ में दुकानें खोलते हैं। तो उन्होंने अलग अलग सिटीज़ में दुकानें खोली। अब अलग अलग सिटीज़ में दुकानें खोलना फिर भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में दुकानें खोलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रेंचाइजी देनी स्टार्ट कर दी, और लोगों ने उसकी फ्रेंचाइजी ली, और उनका प्रोडक्ट अब देखोगे आप इंडिया में हर स्टेट में बिक रहा है, और अच्छे लेवल पर बिक रहा है, और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं होता, अगर बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा होता, तो क्या हम एक्सपेंशन के बारे में सोचते? नहीं सोचते। हम एक्सपेंशन के बारे में, ग्रोथ के बारे में तभी सोचते हैं जब हमें प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है ना। उसके बाद आता है इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी मतलब हमारी जो काम करने की शक्ति होती है, एफिशिएंसी होती है, वो बढ़ जाती है अगर हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। अब ये आप देखो, अगर कोई आपको बोले सुबह 4 बजे उठना है, तो आप कहोगे यार मेरे से नहीं उठा जाता, मैं नहीं उठ सकता, या मैं नहीं उठ सकती, मुझे नींद आती है उसके बाद। लेकिन अगर कोई आपको बोले अगर आपने 1 महीने तक डेली 4 बजे उठोगे तो मैं उसके बाद 1 लाख रुपए आपको दूंगी, ठीक है, तो क्या आप नहीं उठोगे? बिल्कुल उठोगे। क्यों? आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको क्या पता है, आपको पता है कि आपके पास पैसा आने वाला है। जब हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है यानी इनकम आ रही है, तो हमारी एफिशिएंसी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। प्रॉफिट एक मोटिवेशन है काम को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो है ही है, अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कैसे अपनी ज़िंदगी जिएंगे, ठीक है ना। बेसिक चीज़ों की तो हमें सबको ज़रूरत है, तो उन बेसिक चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें इनकम चाहिए। अगर हमें इनकम हो रही है तो हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार पाएंगे, नहीं तो लॉस में हम कब तक लॉस को झेलेंगे, और कब तक हम अपनी जो है कब तक हम अपने लॉस को झेलेंगे, और कब तक हम रहेंगे उसमें, सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या होता है? एक बिजनेस की रेपुटेशन उसके प्रॉफिट से ही तो बनती है। अभी जैसे मैंने हल्दीराम का एग्जांपल दिया आपको, उसकी कितनी रेपुटेशन है कि ऑल ओवर इंडिया में उसकी शॉप्स आपको मिल जाएंगी। तो ये रेपुटेशन कैसे आई? क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया। प्रॉफिट अर्न करने के बाद उनकी रेपुटेशन बढ़ी, उन्होंने एक्सपेंड किया अपने बिजनेस को। आज हल्दीराम का नाम बहुत से लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग इंडिया में हल्दीराम को जानते हैं, और बल्कि आउट ऑफ इंडिया में भी अब तो हल्दीराम की ब्रांचेस ओपन होने लग गई हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं रिवॉर्ड फॉर रिस्क। ये क्या है? रिवॉर्ड है रिस्क के लिए। आप एक बिजनेसमैन ने रिस्क लेकर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर उसको प्रॉफिट नहीं आएगा तो उसके लिए बेकार है ना। अभी क्या है? रिवॉर्ड है। अगर हमें प्रॉफिट आ रहा है, हम 100 रुपये की चीज़ बनाकर अगर हम उसको 200 रुपये में बेच पा रहे हैं या 150 में बेच पा रहे हैं, तो वो क्या है? वो हमारे लिए रिवॉर्ड है, ठीक है। अगर हमें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, अगर हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो यही हमारा प्रॉफिट का नेक्स्ट रोल है, ठीक है। यानी जिस पर्सन ने रिस्क लिया है उसके लिए वो रिवॉर्ड है। अब उसने रिस्क लिया, इन्वेस्टमेंट की, और उसके बाद उसको प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, सर्वाइवल। अभी लाइवलीहुड के लिए हमें चाहिए
तो सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है ना। अब एक बिजनेस है, अभी जैसे मैंने प्रॉफिट के लिए आपको एग्जांपल दिया हल्दीराम का, एक ABC लिमिटेड का एग्जांपल देती हूँ मैं। उसमें उन्होंने बिजनेस किया, 1 साल प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर उनको लॉस हुआ, फिर 3rd ईयर में फिर से लॉस हुआ, 4th ईयर में फिर से लॉस हुआ, 5th ईयर में फिर से लॉस हुआ। तो अब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूसली लॉस होता जा रहा है। तो क्या है, वो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी मार्केट में? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्टिन्यूसली लॉस हो रहा है। सर्वाइव कौन सी कंपनी कर पाएगी? जिससे प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट का क्या रोल है, वो सर्वाइवल में हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या है, सालों साल चलेगी, है ना। तो उसके लिए कंपनी क्या है, सालों साल चलेगी, तो उसके लिए प्रॉफिट आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, यानी कि प्रॉफिट का क्या रोल होता है पूरे बिजनेस में, ठीक है। आई होप हर पॉइंट को मैं अच्छे से समझा पाई हूँ आप लोगों को। और अगर आपको कोई अभी भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करते रहना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब।